लोकमंच वक्तालय के मेरे दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में नागपुर शहर में कुदरती तांडव ने, जिसमें मानो ऐसा लगा कि नागपुर शहर पूरा बाढ़ग्रस्त हो गया है। ऐसे इलाके जो ए कैटेगरी में, ए श्रेणी में गिने जाते थे, वो भी पानी के डूब चुके हैं। और जो झोपड़पट्टी के जो इलाके जो है, जो डाउन ट्रेडन इलाके हैं, जो दलित वर्ग के इलाके हैं, उनका तो हाल ही बेहाल है। अभी मैं खड़ा हूँ जाफरनगर के ठीक पीछे में, गोदावरी एक झोपड़पट्टी इलाका है वहाँ पे, जो कि नाले से सटा है। यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुए हैं, लोगों के घर बह गए, उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके सामान जो है वो पानी ने अपनी चपेट में लेके, बाढ़ में लेके बह गई है। तो मैं उसी का मुआयना करने के लिए हमारी लोकमंच वक्तालय की टीम यहाँ पहुँची है। तो मेरे साथ एक यहीं के निवासी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर कैसा क्या हुआ, कब ऐसा आपको पता चला कि ये ऐसा हादसा हो गया करके, कैसा लग रहा है? क्या नाम क्या पहले वकील खान जी। रात के करीब 2 बजे थे, तो हमारे पड़ोसी बाजू वालों ने, हमारे घर मालकी ने, उन्होंने हमको उठाए कि साहब अपनी गाड़ी बाहर खड़ी, पानी घुस जाएगा, निकल जाओ, पानी आ रहा था। तो फिर मैं उठा, गाड़ी अपनी उधर रख दिया और फिर आ गया, सो गया मैं। तो करीब 3 बजे की बात है। 3 बजे यहाँ से पानी आया इधर से, हम सब सोए थे यहाँ पर, हमारे बच्चे लड़के हम सब सोए थे। तो गिल्ला लगा लगा, मतलब सब क्या है ये, तो पूरा पानी अंदर आ चुका था। तो हमारे जो सामान सब वहीं रखे थे, अनाज पानी जो भी था, तो हमने बिस्तर उठाया तो बिस्तर पूरे गिल्ला हो गया था, हमारे बिस्तर सब गिल्ले हो गए थे, पानी अंदर घुस चुका था। सुनो ना, पूरी बात करो। पूरा बिस्तर गिल्ला हो गया था हमारा, ठीक है सर। तो बिस्तर गिल्ला होने के बाद फिर हमने क्या कि बिस्तर उठाने के चक्कर में लग गए, हमारे लड़के उड़ के हम 4 जन। तो बिस्तर उठाया हमने और इन लोग घबरा गए, तो पानी भर गया। अब सामने यहाँ पर प्याज गिल्ली सब आटे, हमारा पानी तक आ गया था, टोंगल तक पानी 2 फुट हो गया था। तो अब क्या करेंगे, तो हमने घाई में, हमारे यहाँ परस्ता रखा हो पैसे का, वो भी छोड़ दिए। सब मोबाइल था हमारा, वो बाहर लेके निकल गए। तो बाहर चले गए तो पानी इतना बढ़ गया, इतना हो गया पानी। तो हमारे जो घर मालकिन है, इनके घर में पानी घुस गया। इनकी जो फ्रिज है तह दी थी, हमारी फ्रिज तो ऑलरेडी सब फ्रिज वाशिंग मशीन हमारे सब था, हमारा अनाज पानी पैसा सब वहीं पे रखा था हमारा, 15-20 हज़ार जो भी है। और इनका भी था, इनका वॉशिंग मशीन फ्रिज जो भी, इनका भी पानी में फैल रहा था। तो हमने इनका थोड़ी मदद की है। तो इनका फ्रिज उठाने लगे, कोई मदद के लिए कोई नहीं आया, अल्लाह का बंदा सिर्फ हम थे और एक दो वो भी आ गए थे, बस आ गए थे। तो हमारे इमू भाई है, उनका सामान पूरा बह रहा था। तो क्या हुआ, तो फिर हमने उनकी फ्रिज उठाए, अंदर ले गए। तो ये देखो, ये जो इंसान दिख रहा है, इतना भयानक मार लगा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर हम चले गए। तो करीब 6 बजे की बात है, अचानक बाहर से आवाज़ आई दीवार गिरने की। हम वहाँ बाहर खड़े थे, जैसी आवाज़ दीवार गिरने वैसी हम अंदर आए। पानी यहाँ इतना था और यहाँ से पूरा ये नाला है, पूरा झोंकले मार रहा था कि इंसान फंस जाएगा। तो हम अंदर आए और हमारे जो पेपर थे घर वर के, जो बच्चों के आधार कार्ड जो भी इसको था, तो उस चक्कर में तो जो कार बह के आई 6 बजे, तो कार का जो पीछे का डाला रहता है, उसमें जो इंगल था बड़ा वाला, वो यहाँ आगे फंस गया, कालम फंस गया। और कालम फंसने से जो डाला था, तो जो मुँह था डाले का, गाड़ी का उधर मुँह था और डाले का सामने मुँह था, जो पानी का झोंका डायरेक्ट डाले में आके झोंकले मार रहा था। तो उस चक्कर में जो डाले ने जब धर पानी के झोंकले ने मारा स्पीड से, नाले का पानी जो देखिए आपने कितनी स्पीड से आता है, तो वो आया पानी मारा, बाहर से दीवार गिरी। तो फिर पूरा जो यहाँ से टूटी दीवार, तो सामान हमारा बहना चालू हो गया, और ऐसा भाया कि पूरा भर गया। और फिर मैं अपने पेपर निकाला मैंने, और जैसा यहाँ तक आया तो मैं खुद भरने लगा। अब भरने लगा कि मैंने ये पकड़ लिया, ये जैसा पकड़ा था, ऊपर का जो फ्रेम थी इसकी चौखट की, देखो आप देख सकते हैं, ये फ्रेम गिरी। और जैसी गिरी तो मैं अच्छा हो गया कि दूसरा 1 इंच का फर्क हो गया, मैं बच गया। ये बताइए तकरीबन कितने का नुकसान हुआ, ये बताइए। नुकसान तो हमारा जी सामान का गया, हाँ। और नहीं सुनो तो, और इनके घर में जेवर सब रखे थे, इनके घर में वो भी चले गए, इनके घर के बहू के जेवर थे वो सब चले गए। अब दूसरी बात, हमारा जो सामान था 15-20 हज़ार रुपये हमारे रखे थे, और बीसी के पैसे थे, घर पर पैसे दिए हमको देना था, तो वो सब चले गए हमारे। और फ्रिज थी, वॉशिंग मशीन थी, पंखे उनके रखे थे हमारे, और पूरा सामान था हमारा ज़िंदगी का। अनाज था, जो अनाज हमने भरे थे 15-10 हज़ार को सामान भरे थे हमने, वो सामान पूरा चले गया। बच्चों की स्कूल की किताबा कॉपी सब खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। सिर्फ जो घर है उन्होंने हमको, घर मालकी ने हमको बाजू में दिए है, अभी शिफ्ट किए हैं वहाँ रहने के लिए। भैया तुम अभी यहाँ रह सकते हैं। रात में इनके यहाँ सोए थे, और हमारे जो भाईजान हैं, इन्होंने हमको रात में सोने के लिए गद्दे दिए थे, और चादर जो कुछ दिए थे, और कुछ बैग वैग दिए थे, इंतजाम इन्होंने किए थे हमारे लिए। और माशाल्लाह अगर कुछ चाहे तो हमारे भाईजान, हम समझो ही हमारी, समझ लो कुछ कर सकते तो ये कर सकते।
ये हुआ था। अच्छा, क्या नाम बोले आपने? वकील खान। देखिए ये वकील खान साहब का ये कहना है कि इनकी पूरी खाद्य सामग्री से लेके शिक्षा सामग्री से लेके हर चीज़ पानी के भेंट चढ़ गई, बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। और ये बताइए तकरीबन कितने का नुकसान हुआ? आपने ये नहीं बताया। आपने ये बताया कि वॉशिंग मशीन अगर सबके अंदाजन कितने का नुकसान हुआ? अंदाजन सर कम से कम अंदाजन तो हम बता नहीं सकते कितना होगा, क्योंकि हमारा पूरा घर का सामान था, उसको हमारा जो क्योंकि हमारा जो घर का है किराएदार हो गया? जी जी, तो इसके यहाँ किराए से रहते? ये है ताराबाजी है इनका नाम। तो हमारा जो सामान था ज़िंदगी का वो पूरा चले गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो हमारे पास जो 2-3 कपड़े थे बस वही है, और बाकी कुछ नहीं है। और 2-3 बिस्तर वो बाहर सूखे होंगे, बस वही है। बाकी सब हमारा भय गया वही दीवार टूटने से। वो 6 बजे तो गाड़ी आई, वो उससे कार से आने से और वो पानी का बहुत बौछार से दीवार टूटी, और उसके हिस्से में हमारा पूरा भय गया, कुछ भी नहीं बाकी रहा। ऐसा हुआ। तो इनका ये साफ कहना है कि जो पानी का बहाव इतना तेज़ था, उसकी एक वजह जो टेक्निकल सूरत में, तकनीकी सूरत में जो निकल के आ रही है कि वो एक डाइवर्सन जो हो गया पानी का, उसके वजह से एक यानी मानो एक बाढ़ सी आ चुकी थी, जिसमें इनके खाद्य सामग्री से लेके शिक्षण सामग्री से लेके और जो डेली उपभोग की जो चीज़ें रहती, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब यानी चले गई। गोया कि इनका किचन भी चले गया। इनकी एक ज़िंदगी, मात्र एक ज़िंदगी बोले उजड़ गई। तो ये कहने का, क्योंकि गरीब परिस्थिति में रहते हैं, ये किराएदार है, ऐसे में इन ऐसे लोगों की सूद लेने के लिए यहाँ पे तनवीर चैरिटेबल जो फाउंडेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे, उनकी इमदाद किए। किसी ने इनको खाने को दिया, कुछ यानी इमदाद किया, सोने के लिए इनको जगह दी। तो और उनके तनवीर चैरिटेबल जो फाउंडेशन के जो सचिव जो है वो जावेद खान साहब, वो भी मेरे साथ है यहाँ पे। तो अच्छा, संस्था के साथ जो थे उनके जो संस्था के जो हितैषी जो है, उनके जो इष्ट मित्र जो है उसके संचालक मंडल के, वो भी उनके साथ कांधे से कांधा लगा के काम कर रहे। तो मेरे साथ यहाँ पे सईद खान तनवीर साहब भी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनको कब पता चला और यानी कैसा पता चला, और उन्हें क्या क्या इन लोगों की मदद की, क्या हाल थे। तो खान साहब आपका स्वागत है लोकमंच वक्तालाई में। तो पूछूंगा यानी आपको ये सब कब पता चला, कैसा सूद लिया आपको, कैसा कब आए, किन्ने बताया, क्या हालत माजरा जो देखा आपने कैसा लगा? कल दोपहर तक तो बारिश का तांडव शुरू था। तो कल दोपहर के बाद में जब बारिश थमी है और उसके बाद में अलग अलग जगह से समाचार आने लगे, तो टीवी में भी बताना, टीवी के भी ज़रिए लोगों को पता चला, और बाद में हमें यहाँ पता चला, हमारे मुजफ्फर भाई यहाँ रहते हैं तो उनके ज़रिए पर, इनके भी एक भाई यहाँ रहते हैं, उनके ज़रिए पता चला कि यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम लोग शाम से इसके अंदर हमारे जावेद जो हमारे सचिव है तनवीर चैरिटेबल फाउंडेशन के, उनके साथ में हमारे नाजिम अली एक और उनके कुछ दोस्त मित्र जमील भाई प्लॉट वाले, ये लोगों ने सबने हमने आपस में बैठ के चर्चा की कि ये लोगों को सबसे पहले तो आज रात गुजारना इनके लिए बहुत कठिन है, तो इनको सोने का पहले इंतजाम करें ताकि सुकून से बेचारे ये सो जाए। तो जो भी हमारे हाथ में उपलब्ध हुआ, कुछ कपड़े, कुछ बिस्तर का सामान, कुछ चादर, कुछ इस तरीके से, और कुछ कपड़े लाके इनको हमने फौरी तौर पे, और कुछ पैसे इनके सामान वगैरह ख़रीदने के लिए इनको दिया। और फिर बाद में हमने और लोगों से बात किया है। कुछ लोगों ने हमारे से ये प्रॉमिस भी किया है कि हम इस नैसर्गिक आपदा के अंदर में हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसके अंदर में हम इन लोगों के लिए क्या मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेके अभी हम लोगों का और इसमें चालू, और मेन चीज़ ये है कि इसमें प्रशासन ने अभी तक कोई सुध-बूध नहीं ली। इस इलाके के अंदर में माननीय आमदार विकास ठाकरे जी से मैं अपील करूंगा कि उन्होंने आमदार निधि से, सबसे पहली बात तो ये नाले का त्रासदी हर साल होती है, हर साल इस तरीके की चीज़ें होती रहती, इसको रोकने के लिए इन्होंने इसका जो प्रोटेक्शन वॉल है नाले का प्रोटेक्शन वॉल बनाएंगे, नहीं तो हर साल लोगों का नुकसान होगा और जान और माल के नुकसान होते रहेगा। उसके साथ में उन्होंने आमदार निधि से लोगों को इमीडिएटली कुछ रिलीफ देना चाहिए, और प्रशासन को तहसीलदार के मार्फत जो अभी इसका सर्वे वर्क हो रहा उस इलाके में, इस इलाके की नोंद करवा के, यहाँ का इनका पूरा असेसमेंट करवा के, पहले टेम्पररी मेजर और फिर परमानेंट रिलीफ क्या दे सकती है गवर्नमेंट, इसके ऊपर में विचार करना चाहिए, ताकि ये हमेशा की त्रासदी से ये लोग बचे और जानी माली नुकसान, क्योंकि बच्चे हैं, ये तो अच्छा हुआ सामान है, सामान तो बन जाएगा, घर है, घर बसर जाएगा, लेकिन अगर जानी नुकसान हो जाता तो क्या करते, कहाँ जाते आप? तो इसको आगे फ्यूचर में, भविष्य में इसको टालने के लिए हमारे संस्था के तरफ से और इसके पर सामाजिक इसके ऊपर में हमारी अपील है प्रशासन से और आमदार से कि उन्होंने इसको अपने तौर पे, और चूँकि हमें
हमारे आमदार बहुत जागरूक है, विकास ठाकरे जी, उनसे हमें बड़ी उम्मीद है कि वो इसको इस त्रासदी से लोगों को बचाने के लिए अपने इससे NIT के मार्फत और अपने आमदार फंड के मार्फत इसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी यहाँ के डिप्टी CM जो है नागपुर में रहते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनने और CM से एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, उनमें उनने कुछ फंड देने का, जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनको देने का वादा किया, तो इस पर्पज से यहाँ पे कोई सर्वे वगैरह कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो इस इलाके में प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया। कुछ ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोग पर्सनली आमदार महोदय से जाके मिले हैं, आमदार महोदय ने कुछ उनको रिलीफ के लिए कुछ कहा है, कुछ प्रॉमिस भी किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में, ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। और प्रशासन ने यहाँ आके सबसे पहले यहाँ का असेसमेंट करना चाहिए, और असेसमेंट करने के बाद में यहाँ पे पहले टेम्पररी और फिर परमानेंट मेजर उन्होंने करना चाहिए, ऐसा मेरा प्रशासन से अपील है। देखिए, एक मानव मूल्यों का निर्वाह करते हुए आपने टेम्पररी एक रिलीफ दे दिया, लेकिन आप एक उच्च शिक्षित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और चर्चा ये भी है कि तनवीर चैरिटेबल ट्रस्ट सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधि में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो आगे की ऐसी स्टेप क्या है? अगर से यहाँ से अभी तक के प्रशासन ने इसकी सूद नहीं ली, तो तनवीर चैरिटेबल ट्रस्ट अगला कदम क्या उठाएंगे? भाई, तनवीर चैरिटेबल फाउंडेशन एक हमारा फैमिली का एक ट्रस्ट है, जो हम गवर्नमेंट का कोई इसमें हम फंडिंग नहीं लेते। हम भाई बहन, हमारे रिश्तेदार और जो हमारे लाइक माइंडेड दोस्त लोग हैं और कुछ और रिश्तेदार हैं, हम उनसे उनके सामने ये मुतालबा रखते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ त्रासदी हो गई है, इसमें कौन बंदा है जो आके आगे हाथ बढ़ के इसमें काम करना चाहता है। तो लाइक माइंडेड लोगों को हम जोड़ते हैं, जैसे कि अभी हमारे भांजे नाजिम अली है और जमील भाई प्लॉट वाले हैं, एक परवेज़ आज़म है, उनसे बातचीत हुई है, तो उन लोगों ने भी प्रॉमिस किया है, उन लोगों ने कुछ पैसा दिया है, देने की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को लेके, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है, क्योंकि ये इतनी बड़ी तबाही है कि कोई एक आदमी, एक ऑर्गेनाइजेशन इसको पूरा नहीं कर सकता, इवन प्रशासन भी पूरा उनको करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो उसमें हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन लोगों ने, मानवीय जो संस्थान है, सामाजिक और हमारे धार्मिक संस्थान है, उन लोगों ने आगे आके इसमें इन लोगों के लिए इनकी सूझबूझ करना चाहिए, और पहले इनको रिलीफ वर्क में जो इमीडिएट इनकी नेसेसिटी है, जिसका सामान बह गया है, बर्तन भांडे बह गए, बच्चों की अभी पढ़ाई के लिए उनकी किताबें नहीं है, कॉपियाँ नहीं है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले, सबसे पहले उसको, उसके तरफ लोगों ने रिलीफ के लिए पहले आगे आना चाहिए। यहाँ पे ये साफ एक तस्वीर उभर के सामने आई है कि प्रशासन ने अब तक इन बाढ़ग्रस्तों के पीड़ितों की कोई सूद नहीं ली है। ऐसे में इस इलाके के तनवीर चैरिटेबल फाउंडेशन हरकत में आया और उसने वहाँ पे ताबड़तोड़ इमीडिएटली उन्हें रिलीफ दिया, उन्हें सांत्वना दी, उनकी जो ज़रूरत थी बेसिकली उसकी पूर्ति की। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।